हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इतने टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए थे। आज के क्लास में मैं आप लोगों को इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों प्रोसेस में एक लिक्विड जो है लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि दोनों में तो सेम चीज हो रहा है, कन्वर्सन तो सेम है लिक्विड से गैसियस स्टेट, फिर एक को इवेपोरेशन कहते हैं दूसरे को वेपराइजेशन कहते हैं, ऐसा क्यों। तो आज के क्लास का जो मेन हमारा मकसद है वो ये है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इवेपोरेशन क्या होता है और वेपराइजेशन क्या होता है, क्यों लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्सन के दो अलग अलग टर्म यूज किए जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। देखो दोनों केस में होता क्या है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, वेपराइजेशन में भी लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, कन्वर्सन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट जो होता है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम इधर इवेपोरेशन ले लें और इधर वेपराइजेशन ले लें, इवेपोरेशन और इस तरफ वेपराइजेशन ले लें, तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा, इवेपोरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन of a liquid, conversion of a liquid into gaseous state, at a temperature below the boiling point, below the boiling point। यहां पे क्या आता है, लिक्विड का कन्वर्सन यहां भी गैसियस स्टेट में होता है, लेकिन एट बॉइलिंग पॉइंट और अबव बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन of a liquid into gaseous state at a temperature या at boiling point or above boiling point। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी लिक्विड का कन्वर्सन गैसियस स्टेट में हो रहा है लेकिन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है, जैसे देखो अगर मान लो कि हमारा जो नॉर्मल डे टेम्परेचर होता है 28, 30, 35, 40, इस टेम्परेचर पे भी जो जितने भी वाटर रिजर्वायर हैं, चाहे वो ओशियन हो, सी हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, लेक हो, हर जगह से वाटर इवेपोरेट होते रहता है। तो वो जो नॉर्मल डे टेम्परेचर पे वाटर इवेपोरेट होता है डिफरेंट वाटर रिजर्वायर से, वो इवेपोरेशन कहलाएगा, वो वेपराइजेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर सपोज कर लो कि आप अपने घर में चावल पकाने के लिए पानी को उबालते हो, तो पानी जब उबलने लगता है उस समय जो उसमें वेपराइजेशन हो रहा है, वो उस समय जो कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू
गैसियस स्टेट हो रहा है वो वेपराइजेशन कहलाएगा, वो इवापोरेशन नहीं कहलाएगा, वो वेपराइजेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर को अटेन कर चुका है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर या उसके अबव किसी टेम्परेचर पे अगर कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई लिक्विड बिलो द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो इवापोरेशन कहलाएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि ज्यादा फास्ट प्रोसेस कौन होगा, वेपराइजेशन या इवापोरेशन? देखो, वेपराइजेशन में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है और हाई टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड की वो हाई होगी, तो तेजी से वो क्या होगा, मूव करेगा इधर उधर। लेकिन इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के नीचे होता है, तो टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लो होगी, तो मॉलिक्यूल का जो डिस्पर्सन होगा, इधर उधर जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा। इसका मतलब यह है कि इवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस है और वेपराइजेशन जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है। तो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या लिखेंगे, इट इज ए स्लो प्रोसेस, इट इज ए स्लो प्रोसेस। यहां क्या लिखेंगे, इट इज ए फास्ट प्रोसेस, इट इज ए फास्ट प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस। तीसरे पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आए, तीसरे पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे देखो, जो बॉइलिंग है या वेपराइजेशन है, बॉइलिंग हम वहां पे इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर या बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। उसको हम लोग अफेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक फैक्टर से, वो है प्रेशर। लेकिन इवापोरेशन बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। अगर मान लो कि हम किसी लार्ज सरफेस एरिया वाले कंटेनर की बात करें, जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने बतलाया था कि टेकिंग टी और कॉफी इज इजियर फ्रॉम ए सॉसर बट इट इज डिफिकल्ट ऑन टेकिंग फ्रॉम ए कप। क्योंकि कप का सरफेस एरिया, ओपन सरफेस एरिया छोटा होता है, तो उससे जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेजी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जबकि सॉसर का ओपन सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होता है। सॉसर मतलब समझते हैं ना, प्याला जो होता है कप के साथ, जो नीचे बड़ा वाला जो होता है, कप के साथ होटल वगैरह में देते हैं ना नीचे में, तो उसको हम लोग सॉसर बोलते हैं। तो सॉसर का ओपन सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होता है, उससे हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बहुत तेजी से बाहर निकल जाते हैं, तो चाय या कॉफी जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए उससे पीने में आसान होती है। इसका मतलब यह है कि इवापोरेशन जो है लार्ज सरफेस एरिया होने पे ज्यादा तेजी से होगा और छोटे सरफेस एरिया होने पे स्लोली होगा। इसको ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करता है। जिस दिन ह्यूमिड डे होता है उस दिन रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो होता है, जब ह्यूमिडिटी कम होती है रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होता है। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर जिस दिन हाई होता है उस दिन तेजी से इवापोरेशन होता है, जिस दिन टेम्परेचर लो होती है उस दिन इवापोरेशन स्लो होता है। जबकि वेपराइजेशन के लिए टेम्परेचर ही जब फिक्स्ड है तो ये सारे फैक्टर्स उसके लिए मैटर नहीं करता। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इवापोरेशन इज अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ फिजिकल कंडीशंस। इवेपोरेशन is affected by a number of different physical conditions, लेकिन वेपराइजेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। वेपराइजेशन सिर्फ एक प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग जो होता है वो जल्दी हो जाता है, इसलिए वेपराइजेशन हम जल्दी से अटेन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ एज सच बाकी फैक्टर जो है वो वेपराइजेशन को अफेक्ट नहीं करता है। इट इज नॉर्मली नॉट अफेक्टेड बाय, इट इज नॉर्मली not affected by different physical conditions,
डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देखो अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई वाटर रिजर्वायर है, पॉन्ड है, रिवर है, ओशियन है, तो वहां से जो वाटर इवापोरेट हो रहा है वो कहां से इवापोरेट हो रहा है? जो नीचे वाला पानी है वो इवापोरेट हो रहा है या सरफेस पे जो पानी है वो इवापोरेट हो रहा है? ऑब्वियसली एनीवन विल आंसर दैट द इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द सरफेस। जो नीचे पानी है वो थोड़े ही ऊपर निकल रहा है, जो ऊपर का पानी है वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, फिर वो इवापोरेट हो रहा है। तो इवापोरेशन जो है वो सरफेस फेनोमेना है। लेकिन अगर आप बॉइलिंग देखोगे, जिसमें वेपराइजेशन की बात हम कर रहे हैं, एट बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेशन होता है, तो पूरा का पूरा लिक्विड एजाइटेट होने लगता है जब बॉइलिंग टेम्परेचर अटेंड करता है। व्हेन बॉइलिंग टेम्परेचर इज अटेंडेड बाय सम वन लिक्विड, तो पूरा का पूरा लिक्विड जो कंटेनर में होता है वो एजाइटेट होने लगता है, सब में मूवमेंट आ जाती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके का एक करंट बन जाता है पूरे लिक्विड में। तो यहां पे आप फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस में लिख सकते हैं कि इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना। लेकिन वेपराइजेशन सरफेस फेनोमेना नहीं होता है, ए कंप्लीट अमाउंट फेनोमेना होता है। यहां पे वेपराइजेशन अफेक्ट complete mass of the liquid, complete mass of the liquid। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट डिफरेंस समझ में आ गया ना। इवेपोरेशन हमेशा सरफेस से होता है, जबकि वेपराइजेशन में पूरी लिक्विड की पूरी अमाउंट इन्वॉल्व होता है एक साथ। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट डिफरेंस में इवेपोरेशन कॉसेस कूलिंग। इवेपोरेशन कॉसेस कूलिंग। इवेपोरेशन कॉसेस कूलिंग। लेकिन वेपराइजेशन कूलिंग इफेक्ट नहीं देता है। वेपराइजेशन डजंट गिव कूलिंग इफेक्ट। वेपराइजेशन डजंट गिव कूलिंग इफेक्ट। देखो इवेपोरेशन का जो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन है, उसमें बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आप लोग एक चीज फील किए होंगे कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जिसको थिनर भी आप लोग बोलते हो, अगर उसका एक ड्रॉप आपके स्किन पे गिरता है तो जहां पे वो गिरता है वहां पे ठंडा लगता है। क्यों वो ठंडा लगता है? क्योंकि वो जो थिनर है हमारे स्किन से हीट लेकर के इवेपोरेट होता है। तो चूंकि वो हमारे स्किन से यानी हमारे बॉडी के उस पार्ट से हीट ले रहा है, तो वहां का हीट क्या होगा? हीट कंटेंट कम होगा। उस पार्ट ऑफ बॉडी का हीट कंटेंट क्या होगा? कम होगा। और जब वो हीट कंटेंट कम होगा तो वहां की टेम्परेचर कम होगी। टेम्परेचर कम होगी तो वो कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। इसी तरीके से आप लोग देखे होंगे कि हम लोग गर्मी के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन क्लॉथ पहनने का कोशिश करते हैं। कॉटन क्लॉथ की खासियत क्या होती है कि वो ज़्यादा स्वेट को सोक कर सकता है। वो ज़्यादा स्वेट को क्या कर सकता है? सोक कर सकता है। और जब वो ज़्यादा स्वेट सोक करेगा तो ज़्यादा स्वेट को इवेपोरेट होने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, तो हमारे बॉडी से वो ज़्यादा हीट लेगा उस स्वेट को इवेपोरेट कराने के लिए। हमारा बॉडी से ज़्यादा हीट लेगा तो हमारा बॉडी का ज़्यादा हीट कंटेंट इस्तेमाल हो गया किस चीज़ में? स्वेट को इवेपोरेट कराने में। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा और हम लोग रिलैक्स फील करेंगे गर्मी के दिन में। अगर मान लो कोई ऐसा क्लॉथ पहनते हैं जो पसीने को सोक नहीं करता है, तो सोक नहीं करता है तो वो हमारे बॉडी से हीट लेकर के उसको इवेपोरेट भी नहीं कराएगा।
इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं होगा, हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग को इवेपोरेशन में और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। मान लो कि ड्रॉप ऑफ पेट्रोल है या ड्रॉप ऑफ इथेनॉल है, ड्रॉप ऑफ ईथर है, ये सब अगर हमारे बॉडी पे आता है तो जिस तरीके से थिनर वाला केस आपको बतलाया कि ठंडा लगता है, उसी तरीके से अगर पेट्रोल भी आपके स्किन पे एक ड्रॉप गिरता है तो भी आपको ठंडा लगेगा। अगर आपको क्या कहा जाता है, स्प्रिट एक बूंद आपके स्किन पे गिरता है वो भी ठंडा लगेगा। सबका रीजन सेम है, इट टेक्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी टू गेट इवेपोरेटेड। और जब वो इवेपोरेट होने के लिए हीट लेगा तो उस पार्ट ऑफ द बॉडी का हीट कंटेंट कम होगा, जिसके कारण वहां का टेम्परेचर डाउन होगा और हमको ठंडा लगेगा, या जो भी है कूलिंग इफेक्ट उसकी हम महसूस करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। डेजर्ट कूलर जो होता है वो कूलिंग जो इफेक्ट शो करता है, कूलिंग इफेक्ट बाय डेजर्ट कूलर इज आल्सो ड्यू टू द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। मटका का पानी गर्मी के दिन में ठंडा रहता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मटके में बहुत सारे पोर्स होते हैं, उस पोर्स से वाटर सीपेज होते रहता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि अगर आप मटका में पानी रखते हैं तो जहां तक पानी होता है वहां तक मटका गीला होता है, क्योंकि जहां तक पानी होता है वहां तक के पोर्स से पानी बाहर आते रहता है, सीपेज होते रहता है। और वो जो पानी बाहर आकर के सीपेज होकर के आता है बाहर के आउटर सरफेस पे, वो सराउंडिंग का हीट लेकर के इवेपोरेट होता है। तो जब मटके के सरफेस पे आने वाला पानी सराउंडिंग का हीट इस्तेमाल करके इवेपोरेट होगा तो सराउंडिंग का हीट कंटेंट कम होगा, और सराउंडिंग का हीट कंटेंट कम होगा तो उसकी टेम्परेचर क्या होगी? डाउन होगी। टेम्परेचर डाउन होगी तो उस सराउंडिंग में रखा हुआ मटका का भी टेम्परेचर डाउन होगा, उसके पानी का भी टेम्परेचर डाउन होगा, इसीलिए वो क्या रहता है? ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कूलिंग कॉस्ट बाय इवेपोरेशन पे जनरेट हैं या उसके रीजन पे एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो बेसिस सबका सेम है कि लिक्विड जो होता है वो इवेपोरेट होने के लिए हीट लेता है, चाहे सराउंडिंग से ले चाहे हमारे बॉडी से ले, और इसीलिए वो कूलिंग क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन और वेपराइजेशन का डिफरेंस था। इसको आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे, लिख भी लिए होंगे। नहीं लिखे होंगे तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, और अगले क्लास में फिर हम लोग कोई और दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।